जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से, आरएनए डीएनए दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो याद करते हैं बाबू, यूरेसिल सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू, डीएनए में जो क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाता है बाबू? थायमिन। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। देखिए बाबू, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में। यही है आपका यूरेसिल। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यूरेसिल किस में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में नहीं पाया जाता। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यानी यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से क्या है बाबू? संबंधित है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि वह जीव उस स्थान के लिए क्या है? संतुलन की स्थिति में आ गया है और जनसंख्या अपना बढ़ा सकता है। तो यानी चरम समुदाय हमेशा कहाँ पाया जाता है बाबू? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाएगा? संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। जब कोई जीव क्या है बाबू? अपने चरम समुदाय में आता है, यानी एकदम संतुलन की स्थिति में आ जाता है। यानी चरम समुदाय किस क्षेत्र में आएगा? संतुलित क्षेत्र में। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस में होता है बाबू? तो याद रखेंगे, ये पुष्प के कौन भाग में होता है? पुष्प के कौन से भाग बाबू? मादा भाग में होता है। किस में होता है बाबू? पुष्प के मादा भाग में होता है। और याद रखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? पहले ये याद रखेंगे क्या बनता है बाबू? तो याद रखेंगे गुरु बीजाणु। क्या बनता है बाबू? गुरु बीजाणु बनता है। और गुरु बीजाणु बनता है, यही आगे चल के कौन कोशिका में चेंज होता है? तो याद रखेंगे अंड कोशिका में क्या होता है? चेंज होता है। किस में चेंज होगा बाबू? अंड कोशिका में। तो ये कहाँ होता है? ये सब कौन जगह पर होता है? गुरु बीजाणु धानी में। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है बाबू? गुरु बीजाणु धानी बनता है, चलाजा बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु। मैंने क्या लिखा बाबू? क्या बनता है? गुरु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। कौन चक्र बाबू? मध चक्र। तो आपको याद रखना है बाबू, मध चक्र किस में होता है? गाय में होता है। जबकि बंदर और मनुष्य में कौन चक्र होता है बाबू? मासिक चक्र, या इसी को बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र याद रखेंगे बंदर और मनुष्य में। इसी को बाबू और किसके नाम से जानते हैं? ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं, ऋतुस्राव चक्र। और मध चक्र किस में होगा बाबू? गाय में होता है। याद रखेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 कह रहा है बाबू, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। यानी मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किस स्थान पे होता है? केंद्रक, लाइसोसोम, गाल्जी का, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो याद रखेंगे कहाँ होता है बाबू? गाल्जी काय में होता है। यानी एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गाल्जी काय में होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? पुष्पी पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है?
तो याद रखेंगे पुष्पी पादप में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है बाबू? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसके विभाजन से? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से क्या बनता है? यानी नर युग्मक परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी जो क्या है गो बाबू, यानी डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। तो याद रखेंगे बाबू आप लोग डीएनए से क्या बनना? एमआरएनए या आरएनए बनना, और आरएनए से क्या बनता है बाबू? प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। ठीक है बाबू, चलिए क्या समझना है? डीएनए से आरएनए बनना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? ट्रांसक्रिप्शन। क्या याद रखिएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखेंगे अगर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा क्या बोलेंगे बाबू? ट्रांसलेशन। क्या नाम देंगे? ट्रांसलेशन। क्या बाबू? लेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखेंगे डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, यानी ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? देखिए ध्यान से, गर्भाशय किससे संबंधित है? क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है बाबू? गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इनमें से सभी। यानी क्या याद रखना है आपको? याद रखना है गर्भाशय किससे संबंधित है? मादा यानी स्त्री जनन तंत्र से क्या है? संबंधित है। समझ में आया कि नहीं बाबू? गर्भाशय किन में पाया जाता है? मादा यानी स्त्री जनन तंत्र में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। दाद की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण या कृमि के कारण। यानी किनके द्वारा किसकी प्रक्रिया होती है? दाद की बीमारी होती है। तो याद रखेंगे कवक के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कवक के द्वारा। कौन सी बीमारी होती है? दाद की बीमारी होती है। दाद खुजली यानी कौन सी बीमारी? दाद खुजली किसके द्वारा होता है बाबू? कवक के कारण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर किसके तरफ बढ़ते हैं? 10 के तरफ। 10 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? यानी कौन सी गलत जोड़ी है, ये आपको क्या करना है? बताना है। चलिए बाबू सबसे पहले बताइए, ये सब नाइट्रोजनी क्षार का क्या है? जोड़ा है। यानी आपको याद रखना है, यहाँ G दिया है, C दिया है, T दिया है, A दिया है, तो ये आपको बताना है। देखिए बाबू 5 नाइट्रोजनी क्षार जो मुख्य रूप से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और कौन बाबू? यूरेसिन। अब आपको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं, एकदम ध्यान से देखना है। जो एडेनिन होता है बाबू किससे जुड़ा जाता है? थायमिन से या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और एडेनिन जो जुड़ा होता है किससे बाबू? यूरेसिल से भी जुड़ सकता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये किस में होता है? आरएनए में। जबकि ये किस में होता है बाबू? डीएनए में। और याद रखना है जो क्या होगा? ग्वानिन होगा किससे बाबू? साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? जुड़ा रहता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो क्या हो बाबू? आरएनए हो। अब बताइए दूसरा, पहला कह रहा है जी किसके साथ जुड़ा है? सी के साथ। जी किसके साथ जुड़ा है? सी के साथ। ये तो होगा नहीं, इसमें गलत बताना है। टी जुड़ा होता है ए के साथ, टी जुड़ा है ए के साथ, क्या है? ये भी सही है। ए जुड़ा है यू के साथ, ये भी क्या है? सही है। लेकिन कह रहा है कि कौन आपके पास है? टी बाबू। देखिए ये किससे हो जाएगा? जी हो जाएगा किससे? जी हो जाएगा किससे बाबू? सी से। यानी जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये क्या है? इसमें है कि नहीं है? है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ गलत छाटना है। दूसरा बाबू कह रहा है कि टी जुड़ा है ए से,
तो टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ए, टी जुड़ा है ए से, ये भी सही है, तो यानी इसमें नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए गलत है। कह रहा है बाबू कौन, ए जुड़ा है यू से, ए जुड़ा है यू से, ए जुड़ा है किससे, यू से। देखिए ये भी इसमें है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए बाबू ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि टी जुड़ा होगा किससे, टी जुड़ा है किससे बाबू, यू से, टी जुड़ा है यू से। क्या ये कभी संभव है, देखिए टी किससे जुड़ेगा, ए से, लेकिन इसमें कह रहा है कि टी जुड़ा होना चाहिए किससे, टी जुड़ा होना चाहिए किससे बाबू, यू से, यानी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक डीएनए या आरएनए में थायमीन और यूरेसिल दोनों नहीं पाए जा सकते हैं, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया कि नहीं, या याद रखना है डीएनए में पाया जाता है, ए जुड़ा होता है टी से और ए जुड़ा होता है यू से, किसमें, आरएनए में, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें जी हमेशा सी के साथ, यानी ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और किसी डीएनए या आरएनए में दोनों नहीं पाए जा सकते हैं, थायमीन या यूरेसिल। थायमीन किसमें पाया जाता है, डीएनए में, यूरेसिल किसमें पाया जाता है, आरएनए में, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी ये ऑप्शन गलत है, यानी इसके लिए ऑप्शन क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत हो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ कह रहा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं बाबू, नील हरित शैवाल या नील हरित बैक्टीरिया का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है फ्रेंकिया एक है, यानी फ्रेंकिया क्या है बाबू, तो फ्रेंकिया एक जीवाणु समुदाय है। कौन समुदाय है बाबू, जीवाणु समुदाय क्या है, फ्रेंकिया है। समझ में आया कि नहीं, आप फ्रेंकिया क्या है, तो एक जीवाणु समुदाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, यानी कौन ऐसा इसमें पौधा है जो मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थल यानी यहाँ जल की मात्रा काफी कम हो और टेम्परेचर काफी क्या हो, अधिक हो, तो कौन पाया जाता है वो याद कीजिए, एगेव पाया जाता है और साथ साथ नागफनी भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है, सही है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में एगेव एवं नागफनी दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एम्पियर जीन यानी एएमपी जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में उत्तरदायी है, तो किसके लिए यूज करते हैं बाबू, तो एम्पियर जीन का उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण क्या होता है बाबू, लंबाई होता है, त्वचा का रंग होता है, तो यानी इनमें से कौन दिया है बाबू, याद रखिएगा मात्रात्मक लक्षण जैसे क्या हो सकता है, आपके पास लंबाई हो सकती है, शरीर की लंबाई, साथ साथ क्या हो सकता है बाबू, त्वचा का रंग हो सकता है, त्वचा का रंग, ये सब लक्षण क्या है बाबू, तो याद रखेंगे मात्रात्मक लक्षण है, यानी त्वचा का रंग, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 याद करते चलिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। जब एक जीन है उसके विभिन्न रूप हो तो विभिन्न रूपों को कहा जाता है बाबू बहुविकल्पी, यानी कह सकते हैं इनको क्या नाम देंगे बाबू, युग्म विकल्पी, यानी बहुत ज्यादा लक्षण है तो इसलिए इनके समूह को कहेंगे बाबू युग्म विकल्पी। क्या नाम देंगे बाबू, युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है बाबू। रेशम के कीटों में क्या पाया जाता है बाबू, यानी फिब्रोइन। क्या पाया जाता है बाबू, फिब्रोइन क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है बाबू। रेशम के कीट में क्या पाया जाता है, फिब्रोइन पाया जाता है। अगर केरेटिन कहेगा तो केरेटिन कब पाया जाता है, जब इसको स्ट्रक्चरल बनाना हो, काफी मजबूत बनाना हो तो इसके लिए केरेटिन पाया जाता है, जो हम लोग क्या है जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाए थे, यानी उनसे इनमें पाया जाता है, उनके यानी भेड़ के ऊन से केरेटिन काफी पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए नंबर क्या है, सही है।
कह रहा है लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में है, तो याद रखेंगे ये किसकी किस्म होती है बाबू, तो याद रखेंगे मक्का की किस्म होती है। किसकी किस्म होती है, मक्का की किस्म होती है। रेटेन प्रोटीना लाइसिन युक्त शक्ति किसकी किस्म, मक्का की किस्म। क्वेश्चन नंबर 19 का ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके समान दिखते थे, तो याद रखेंगे ड्रायोपिथेकस जो थे वो मनुष्य के सबसे पहला पूर्वज थे और किसके समान दिखते थे, एप के समान दिखाई देते थे। किसके समान दिखाई देते थे बाबू, एप के समान दिखाई देते थे ड्रायोपिथेकस। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि निषेचन आंतरिक होता है, किन में आंतरिक निषेचन होता है, तारा मछली, शार्क मछली, हड्डीदार मछली, उभयचर। देखिए बाबू इसके अंदर कौन निषेचन होता है, तो याद रखेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन के मतलब होता है बाबू जिसमें नर जीव और कौन जीव, मादा जीव अपने शरीर से क्या निकालेंगे, नर युग्मक। क्या निकालेंगे बाबू, नर युग्मक। और नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उनको कौन सा निषेचन बोलते हैं बाबू, बाह्य निषेचन। लेकिन इसमें टर्म दिया है, आपको बताना है किन में अंतः निषेचन होगा या आंतरिक निषेचन। तो इसके अंदर, किसके अंदर बाबू, शार्क मछली के अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो किसके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, शार्क मछली के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू। उभयचर खास करके मेढक मछलियों में, लेकिन मछलियों में एक ही अपवाद है बाबू शार्क जिसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, बाकी सभी मछलियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है, यानी किसी जीव में जो विभिन्नता पाई जाती है उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो याद रखेंगे बाबू विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया समसूत्री विभाजन, उत्परिवर्तन, अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन। तो याद रखेंगे जो भी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इसका मुख्य कारण है बाबू उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बारे में कौन बताया था, ये भी याद रखेंगे, ह्यूगो डिब्रीज। कौन बताया था बाबू, ह्यूगो डिब्रीज ने इसके बारे में बताया था। तो उत्परिवर्तन याद रखिएगा क्या है, विभिन्नता का मुख्य क्या है, स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है बाबू। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इमैस्कुलेशन कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है वो कृत्रिम परागण में। कहाँ यूज किया जाता है, कृत्रिम परागण में। बाबू याद कीजिए कृत्रिम परागण में एक स्टेप आता है जिसका नाम क्या है बाबू, बंध्याकरण। कौन करण बाबू, बंध्याकरण, जिसमें क्या किया जाता है, यानी पराग कण को, किसको बाबू, पराग कण को क्या कर दिया जाता है, पराग कण वाले जो पराग कोष होते हैं उसको काट कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो यानी एक प्रकार का कृत्रिम परागण यानी संकरण की क्या है, प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है बाबू, संकरण की क्या है, प्रक्रिया। समझ में आया कि नहीं बाबू। इमैस्कुलेशन कृत्रिम परागण जिसमें क्या होते हैं, पुष्प का जो भी क्या होता है पराग कोष होता है उसको काट के अलग कर दिया जाता है कैंची से, तो यही कहलाता है बंध्याकरण यानी इमैस्कुलेशन। और यह कैसी विधि है, संकरण की क्या है, वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मिमिक्री की उपयोगिता है बाबू। देखिए मिमिक्री क्या किया जाता है, यानी मिमिक्री मुख्य रूप से जीवों में पाया जाता है जो क्या करते हैं, किसी बाहर वाले जीव से, यानी कौन जीव बाबू, बाह्य जीव से। किससे, बाह्य जीव से। किसके लिए ये टर्म अपनाते हैं, संरक्षण के लिए अपनाते हैं। किससे अपनाते हैं बाबू, बाह्य जीव से संरक्षण के लिए, ताकि कोई बाहर का परभक्षी इनको भोजन के रूप में ग्रहण न कर ले, इसलिए मिमिक्री का उपयोगिता है। तो याद रखेंगे पहला ये संरक्षण के लिए होता है, साथ साथ जो भी बाहर के जीव हैं यानी उनसे परभक्षी से बचने के लिए, यानी उसको बोलते हैं प्रीडेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी
यानी दोनों क्या है, सही है। यानी संरक्षण यानी बचने के लिए और साथ साथ दूसरा किसी परभक्षी से बचने के लिए। परभक्षी जो होते हैं भोजन के रूप में दूसरे जीव को ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रीडेशन। क्या बोलते हैं बाबू, प्रीडेशन, यानी इनसे बचने के टर्म अपनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड सी, यानी संरक्षण के लिए और साथ साथ किसके लिए, प्रीडेशन के लिए टर्म क्या करते हैं, अपनाते हैं। समझ में आया होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्या कह रहा है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, यानी कवक मूल कैसा इनमें सहजीवी संबंध है, आप बताइए। पहला शैवाल तथा पौधों के जड़ों के बीच, दूसरा कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच, तीसरा बाबू शैवाल तथा कवक के बीच, चौथा जीवाणु तथा विषाणु। यहाँ क्या होगा बाबू, विषाणु। तो कौन सा सही है बाबू, तो याद रखेंगे कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच क्या होता है, कवक मूल एक सहजीवी क्या है, संघ है। समझ में आया कि नहीं बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के संबंध को क्या बोलते हैं, कवक मूल। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पारस्परिक आश्रय होता है, यानी पारस्परिक आश्रय किनके किनके बीच होता है वो हमेशा, तो याद रखेंगे तितलियों और फूलों के बीच होता है, जो भोजन के लिए पाया जाता है। किनके किनके बीच बाबू, तितलियों और फूलों के बीच पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो याद रखेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच बाबू 5.6 से क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, 5.6 से कम होता है। अगर अम्लीय वर्षा होगा तो कौन सा अम्ल गिरेगा, H2SO4 और साथ साथ कौन बाबू, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अगर आपसे इनका कारक पूछा जाए, कारण कौन है, तो कारण बाबू किसके ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कौन बाबू, नाइट्रोजन एंड किसके, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के कौन बाबू, ऑक्साइड। इन्हीं के कारण कौन सी वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। और याद रखेंगे अम्ल वर्षा में वर्षा के जलों के साथ कौन गिरता है, H2SO4 और HNO3, यानी ये दोनों क्या है, जिम्मेवार है। और अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या होगा, कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये तो पहले मैं बताया बाबू, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र, संतुलित क्षेत्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्या कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो याद रखेंगे बाबू कैपेसिटेशन किसमें होती है, मादा जनन भाग में। किसमें होती है बाबू, मादा जनन भाग या मादा जनन मार्ग में कैपेसिटेशन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो गर्भाशय के स्तर में क्या प्रत्यारोपित किया जाता है बाबू, यानी याद रखिएगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या प्रत्यारोपित किया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट प्रत्यारोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। याद कीजिए मानव भ्रूण कहाँ संरक्षित रहता है बाबू, एमनियोटिक गुहा में, जहां पाया जाता है एमनियोटिक द्रव। क्या पाया जाता है, एमनियोटिक द्रव, जिसके सैंपल के आधार पे क्या किया जाता है, वह भ्रूण के बारे में सही सही जानकारियां प्राप्त की जाती है। यानी मानव भ्रूण कहाँ रहता है, एमनियोटिक गुहा में पाया जाता है। और एमनियोटिक गुहा में क्या पाया जाता है, एमनियोटिक द्रव पाया जाता है, जिसका सैंपल लेके क्या किया जाता है, भ्रूण के बारे में सही से जानकारी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, पादपों में एम्फीबियन और उभयस्थानी किसे कहा जाता है, यानी उभयचर किसे कहा जाता है, तो पादपों के उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स। किसको, ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, जो जल और स्थल दोनों जगह पर आसानी से रह सकते हैं। उन्हीं को कौन जीव बोला जाता है, वह उभयचर। और पादपों के उभयचर किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32
32 क्या आ रहा है बाबू, डायनासोर है या डायनोसार है। तो डायनासोर क्या है बाबू, एक विलुप्त हो चुका जीव है और साथ साथ सरीसृप है, यानी एक विलुप्त क्या है बाबू, सरीसृप है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। डायनासोर क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और साथ साथ ये रेंग कर चलते थे, इसलिए यह एक क्या है, सरीसृप है। तो डायनासोर क्या है, विलुप्त सरीसृप है। 33 नंबर क्वेश्चन बाबू, 33 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सीनोजोइक युग जाना जाता है। तो सीनोजोइक युग क्या है बाबू, स्तनधारियों और आधुनिक वनस्पतियों का क्या होता है, काल होता है। तो सीनोजोइक युग किसे माना जाता है, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का क्या होता है, काल होता है। तो साथ साथ अब याद करते चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सभी एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट कर रहा है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहा जाता है। देखिए बाबू आरएनए से डीएनए, अगर डीएनए से क्या बनता, डीएनए से बनता बाबू आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर कह रहा है आरएनए से क्या बनना, डीएनए, आरएनए से क्या बनता बाबू, डीएनए। तो आरएनए से डीएनए बनता, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बाबू, रिवर्स, रिवर्स समझ जाएगा, रिवर्स क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है, याद रखिएगा सी डीएनए। क्या बनता है बाबू, सी डीएनए का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो डीएनए बनेगा, कौन डीएनए बनेगा बाबू, सी डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 35 के तरफ चलते हैं। कह रहा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम होता है, यानी पीसीआर। पीसीआर क्या होती है बाबू, तो याद रखिएगा पीसीआर में यानी क्या किया जाता है, जीन संवर्धन किया जाता है। जीन संवर्धन यानी जीन के खंड में काफी ज्यादा वृद्धि किया जाता है। जीन संवर्धन यानी मल्टीपल जीन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, टैंक पॉलीमरेज। क्या नाम याद रखिएगा बाबू, टैंक पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने के लिए, न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन बाबू, आरएनए और डीएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, पॉलीमरेजेज, न्यूक्लिएजेज, प्रोटीएजेज, लाइगेजेज। तो कौन याद रखिएगा बाबू, न्यूक्लिएजेज, या न्यूक्लिएजेज का उपयोग करके न्यूक्लिक अम्ल का खंडन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी नंबर क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा यानी फ्लिपर, यानी यहाँ किसका फ्लिपर होगा, तितलियों के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, यानी कौन से अंग है। जब भी मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख, बाबू देखिए समजात अंग है, यानी हाथ का काम अलग है और पंख का काम अलग है। कैसे पहचानिएगा, कार्य देखिएगा, अगर कार्य समान कर रहे हैं तो बोलिएगा असमजात, कार्य अलग अलग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे समजात। कैसे समझना है बाबू, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना इनका कार्य क्या है। अगर कोई भी अंग दिया उनका कार्य क्या दिखे आपको, समान दिखे, या जो भी कार्य हो रहा कार्य क्या दिखे, समान नहीं दिखे, मतलब क्या दिखे बाबू, असमान दिखे। जब कार्य समान दिखता है, कार्य समान दिखता है तो इसका मतलब समान कार्य करने वाले को
असमजात अंग बोला जाता है। क्या बोलाता है बाबू? असमजात, या इन्हीं को बोलाता है समरूप। क्या बोलाता है? समरूप। जबकि अलग अलग कार्य करेंगे तो इनको बोलते हैं समजात। क्या बोलेंगे बाबू? समजात। तो देखिए अलग अलग कार्य हैं, हाथ का काम अलग है, चमगादड़ के पंख का काम अलग है, यानी इसका मतलब अलग अलग कार्य करेंगे और अलग अलग कार्य करेंगे तो उनको कौन सा अंग बोला जाएगा? समजात अंग, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ध्यान से देखिएगा, हाथ का काम अलग है और पक्षी यानी चमगादड़, या पक्षी भी दे सकता था, चमगादड़ के पंख का कार्य क्या है? अलग अलग। जो अलग अलग कार्य होगा तो इसको बोलेंगे कैसे अंग? समजात अंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया कहाँ होती है? तो प्राइमर के बंधने की क्रिया कहाँ होती है बाबू? तपानुशीलन या तपानुशीतन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, यानी इस प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? सबसे पहले आरडीटी क्या है बाबू? आरडीटी कई बार टेंशन में डाल देता है। आरडीटी का मतलब है वो रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डी से क्या हो जाएगा? डीएनए, और टी से बाबू टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो इनमें कौन सा इसमें भाग है जिसका उपयोग नहीं होता है? संवाहक का उपयोग होता है और एंट्रांस का उपयोग नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग होता है, यानी प्रतिबंधन एंजाइम का होता है बाबू, और साथ साथ पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। एंट्रांस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो संवाहक का उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? एंट्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो टैंक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? तो याद रखेंगे थर्मस। क्या याद रखेंगे बाबू? थर्मस एक्वाटिकस से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? ए क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है बाबू। एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। अभी मैंने क्वेश्चन में पहले बताया था एमनियोसेंटेसिस में किसके बारे में जांच किया जाता है? एमनियोटिक द्रव के बारे में। किसके बारे में बाबू? एमनियोटिक द्रव, जिससे हम लोग को किसके बारे में बाबू? तो याद रखेंगे भ्रूण के जानकारी, भ्रूण के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है कि भ्रूण में कोई दोष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है एमनियोसेंटेसिस। और किसके बारे में जांच किया जाता है बाबू? एमनियोटिक द्रव के बारे में जांच किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? हाँ 42 हो गया। 43 की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर टी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बताइए बाबू कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का क्या कार्य है बताइए? युग्मनज निर्माण को रोकता है, गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकता है, उत्परिवर्तन की क्या करता है? जांच करता है। तो कॉपर टी क्या होता है? वो निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है, यानी नर युग्मक तथा कौन युग्मक? मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। याद हो जाएगा बाबू कॉपर टी क्या करता है? निषेचन की प्रक्रिया को रोकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखेंगे जननांग मस्सा किसके द्वारा
पपोलोमा विषाणु के द्वारा क्या होता है, फैलता है, यानी पपोलोमा विषाणु। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, डीएनए पुनर्योग तकनीक उपयोग करते हैं, यानी डीएनए पुनर्योग तकनीक किसके लिए उपयोग किया जाता है, क्लोनिंग संवाहक के लिए, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज का, साथ साथ जेल व्युत्क्रमण संचलन का, इनमें से सभी, यानी इनमें सभी डीएनए पुनर्योग तकनीक में इन सब का वांछित जीन जो होता है उसके प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए डीएनए पुनर्योग तकनीक अपनाया जाता है। इनमें से क्लोनिंग संवाहक का भी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का भी, साथ लाइगेज एंजाइम का भी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है बाबू, इनमें वांछित डीएनए को प्राप्त किया जाता है। इनमें से सभी प्रोसेस यूज किए जाते हैं किसमें बाबू, डीएनए पुनर्योग तकनीक में। समझ में आया कि नहीं यार। और डीएनए पुनर्योग तकनीक कहाँ यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे जो भी डीएनए होता है उसके जीन के, वांछित जीन के जो प्रोडक्ट प्राप्त करने होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए ऐसे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, क्योंकि सभी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, आनुवांशिकतः अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, यानी सबसे पहले किसके लिए संयोजित किया गया बाबू, तो याद रखेंगे मनुष्यों में सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन की प्राप्ति के लिए, किसके लिए किया गया था, इंसुलिन हार्मोन की प्राप्ति के लिए किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू, 47 क्या कह रहा है, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग करता है, तो छोटे खंड को क्लोनिंग करने के लिए किसका उपयोग किया था, कास्मिड, BAC, प्लाज्मिड, YAC, किसका उपयोग किया जाता है बाबू, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड छोटे खंड को क्या करता है, क्लोनिंग करने का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं है बाबू, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर किसके तरफ बढ़ते हैं, 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा, कौन बाबू, ब्लंट सीरा एंजाइम का उत्पादित करता है, तो आप लोग क्वेश्चन बताइए इनमें से कौन बाबू, ब्लंट सीरा, तो क्या है बाबू, ई को यहाँ पे क्या है, XO, यानी इसके लिए याद रखेंगे ई को आरवी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना, 50 क्या कह रहा है, हुलाक गिलवन पाया जाता है, याद रखेंगे हुलाक गिलवन कहाँ पाया जाता है बाबू, यानी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, पाया जाता है, या हजारीबाग में पाया जाता है, या गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है बाबू, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। कौन बाबू, हुलाक गिलवन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है, हजारीबाग में नहीं पाया जाता, जिम कार्बेट में नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है वो, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है बाबू, एंटीलॉप सेर्विक्रापा क्या है, तो याद रखेंगे एंटीलॉप सेर्विक्रापा क्या है बाबू, तो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी भविष्य में इनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, तो याद रखेंगे संकटग्रस्त प्रजाति है जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 52 कह रहा है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां, यानी उनमें किनको किनको रखा जाता है, सुभेद्य प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे रेड डाटा बुक में इनमें से सभी प्रजातियों को रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो रेड डाटा बुक में किनको रखा जाता है, तो याद रखेंगे सभी संकटग्रस्त, आपत्तिग्रस्त, सुभेद्य, इनमें सभी प्रजातियों को रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग के पास आ रहा है,
बताइए बाबू इनमें से कौन, यानी 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। सब लोग बताइए विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है बाबू, देखिए जल्दी बताइए कब मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर, 5 जून, कब मनाया जाता है बाबू, जल्दी बताइए कब मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। ठीक है बाबू, तो याद रखेंगे 29 दिसंबर कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर को विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कोई दिक्कत है बाबू, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व संरक्षण दिवस। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बाबू, 54, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी क्रिया का अध्ययन बाबू कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है, सेरोलॉजी। रक्त के बारे में अध्ययन करते तो कहते हैं हीमेटोलॉजी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर बाबू नेक्स्ट कह रहा है बाबू कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो याद रखेंगे कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, वो माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोलॉजी यानी लेप्री किसके द्वारा होता है, यानी सी नंबर सही है, माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा कौन रोग, कुष्ठ रोग होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ रहे। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग की एक क्या है, जोड़ी है, तो कौन इसमें किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, और साथ साथ दोनों जोड़ी सही होने चाहिए। याद रखेंगे खसरा और रेबीज। खसरा भी विषाणु के कारण, रेबीज भी विषाणु के कारण होता है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, पूसा सुब्रा एक किस्म है, और किसका किस्म आपको बताना है, गेहूं का, फूल गोभी का, मिर्च का, पत्ता गोभी का। तो याद रखेंगे फूल गोभी का एक क्या है, किस्म है, पूसा सुब्रा। याद रहेगा किसका है बाबू, फूल गोभी का क्या है, एक किस्म है। याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 58, बिना निषेचन के ही पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। सब लोग याद कीजिए बाबू, बिना निषेचन के पौधा प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है बाबू, कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। याद है कि नहीं है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 59 कह रहा है ट्राइटिकियम एस्टिवम की एक क्या है, हेक्साफ्लोराइड गेहूं है। इसमें होता है 7 गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र, 30 गुणसूत्र, 42। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बाबू। याद रखेंगे 42 गुणसूत्र कैसा होता है बाबू, 42 गुणसूत्र क्या होता है, पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बाबू कि शरीर में एडीए उत्पादन होता है। शरीर में एडीए का उत्पादन कहाँ होता है, सब लोग बताइए। शरीर में एडीए का उत्पादन कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में होता है। किस में होता है बाबू, लिम्फोसाइट में एडीए का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, तो याद रखेंगे उत्पादक भी बनाता है, जीव भी बनाता है, माध्यम, इनमें से सभी। यानी मनुष्यों के लिए आवश्यक सामग्रियों को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। यानी इनमें से सभी पदार्थ क्या होते हैं, जैव रिएक्टर में बनाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है बाबू, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए बाबू, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 62 क्या कह रहा है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे बाहरी डीएनए को किस में, होस्ट कोशिका में अगर क्या करना, भेजना है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो याद कीजिए बाबू जीन गन का। किसका उपयोग किया जाता है, जीन गन का उपयोग किया जाता है। जीन गन की सहायता से किसमें भेज दिया जाता है बाबू, होस्ट सेल में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, तो मीथेन बाबू धान की खेत से खास तौर पे बाहर निकलता है। पशु जो जुगाली करते हैं, जुगाली
कौड़ी करते हैं उनसे भी क्या निकलता है, मीथेन गैस। दीमक से भी क्या निकलता है, मीथेन गैस। इनमें से सभी से कौन सी निकलता है बाबू, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मीथेन गैस किसके लिए उत्तरदायी है, मीथेन गैस किसके लिए बाबू, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही। 64 कह रहा है बाबू, 64 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रदूषक है बाबू, वायु का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO किसका बाबू, वायु का क्या है, प्रदूषक है। 65 पर चलते हैं। 65 का निम्नलिखित में जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। जैव आवर्धन के मतलब होता है बाबू कि कोई ऐसा केमिकली पदार्थ जो एक परपोषी स्तर से अन्य परपोषी स्तर के पास पहुंचता है। जैसे अगर मान लीजिए बकरी के पास है तो बकरी को कौन खा रहा है, भेड़िया, तो भेड़िया के पास पहुंचेगा। भेड़िया को कौन खा रहा है बाबू, शेर, तो किसके पास पहुंचेगा, शेर के पास पहुंचेगा। तो यही कहलाता है जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन कौन कौन इसमें से है, जो एक परपोषी स्तर से दूसरे परपोषी स्तर के पास पहुंचेगा। तो याद रखिएगा वो DDT और पारा। DDT और पारा क्या है, दोनों एक परपोषी स्तर से दूसरे परपोषी स्तर के पास क्या होते हैं, पहुंचते हैं। यानी ऑप्शन नंबर A एंड B दोनों क्या है, सही है। समझ में आया कि जैव आवर्धन समझ गए हैं, जो क्या होते हैं, किसी एक यानी उत्पादक के पास है, उत्पादक से किसके पास पहुंचेगा, उपभोक्ता, और उपभोक्ता के प्रत्येक परपोषी यानी पोषी स्तर के पास क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है बाबू, तो ऑप्शन नंबर C सही है, यानी DDT और पारा दोनों क्या है, सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, यानी रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिविटी, इनके कारण सबसे ज्यादा कौन सा टर्म आता है बाबू, जीन उत्परिवर्तन यानी जेनेटिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी इनमें से कौन सही है बाबू, जीन उत्परिवर्तन क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इनमें से हेपेटाइटिस नहीं होगा, पोलियो भी नहीं होगा, क्षय रोग भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, हेरोइन क्या है, मोनो एसिटाइल, ट्राई एसिटाइल, डाई एसिटाइल या टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन। तो याद रखेंगे हेरोइन क्या होता है, डाई एसिटाइल। कैसा होता है बाबू, डाई एसिटाइल क्या होता है, मॉर्फिन होता है। हेरोइन कैसा मॉर्फिन है, डाई एसिटाइल क्या होता है, मॉर्फिन होता है। 68 कह रहा है बाबू, डीऑक्सी राइबोस शर्करा तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं, इन जिन्हें कहा जाता है ट्राइऑक्सेज, पेंटोसेज, हेक्सोसेज, पेंटोसेज। बताइए बाबू, जो राइबोस शर्करा होता है या डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है, कितने कार्बन वाला होता है, 5 कार्बन वाला। यानी इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। ये पूछा शर्करा कैसा कार्बन वाला होता है, 5 कार्बन, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पेंटोसेस। क्या बोलते हैं बाबू, पेंटोसेस। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 5 कार्बन युक्त यानी पेंटोसेस होते हैं। याद कीजिए, आप बनाए होंगे, ऐसे बनता है, याद कीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ एक कार्बन क्या पाया था, 5, यानी 5 कार्बन युक्त, इसीलिए इनको बोलते हैं पेंटोसेस। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है। तो याद रखेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है बाबू, बी नंबर क्या है, सही है। किसके द्वारा देखा जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा देखा जाता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता तब क्या होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका विकुंडन हो जाता है, वह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, आरएनए में बदल जाता है। यानी कह रहा है कि जब डीएनए के खंड को 82 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो उनमें क्या परिवर्तन आते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो याद कीजिए बाबू, डीएनए के खंड को अगर 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो इसका निष्क्रियकरण हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, यानी डीएनए खंड क्या हो जाता है, विकुंडलित हो जाता है। यानी दोनों डीएनए के स्टैंड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो 70 क्वेश्चन
आपको समझ में आया होगा। 70 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, कह रहा है ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन संश्लेषण, जीन एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो याद कीजिए बाबू, ऑपरेंड मॉडल के द्वारा जीन का रेगुलेशन क्या होता है बाबू? जीन का रेगुलेशन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ऑपरेंड मॉडल से जीन का रेगुलेशन किया जाता है। ठीक है बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्न में कौन से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो याद रखेंगे बाबू, पुष्पासन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से किस फल का पुष्पासन खाया जाता है। तो याद रखेंगे, पुष्पासन किसका खाया जाता है बाबू? सेब का। किसका खाया जाता है? सेब का पुष्पासन खाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। कह रहा है 73 डीएनए निम्नलिखित में किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए बाबू याद रखेंगे टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, और दूसरा क्या है? बैक्टीरियोफेज एएनबी। इनमें कोई नहीं। बताइए बाबू, डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है? याद कीजिए जल्दी, डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है? यानी डीएनए। देखिए बाबू, टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, इसमें बाबू डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। इनमें क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है बाबू? यानी टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस, टीएमबी में इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बाबू? आरएनए होता है। तो किसमें होगा बाबू? बैक्टीरियोफाज, यानी इसमें डीएनए कौन सा पदार्थ होता है? आनुवांशिक पदार्थ हो। जब दोनों सही नहीं है, ये गलत है, तो ए बी हो नहीं सकता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कौन याद रखेंगे? बैक्टीरियोफाज। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए, टीएमबी और कौन बाबू? एचआईवी। इनमें कौन आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो याद रखेंगे कौन? आरएनए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कह रहा पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशी, द्विदिशी, बहुदिशी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? एक दिशी होता है। यानी ऊर्जा हमेशा कहां से कहां? उत्पादक से। कहां से कहां बाबू? उत्पादक से किसके पास जाता है? उपभोक्ता के पास जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? कहिएगा सर ए क्या है? सही है, एक दिशी। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक खाद नहीं है? यानी किसका उपयोग बायो, यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अजोटोबैक्टर, बैसिलस थोरेंजिएंसिस, अजोला, क्लास्ट्रीडियम। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? बैसिलस थोरेंजिएंसिस। किसका उपयोग नहीं किया जाता है बाबू? बैसिलस थोरेंजिएंसिस बीटी। पढ़े हैं बाबू? इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कीट प्रतिरोधी फसल बनाने में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 76 क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा? याद रखेंगे बाबू, हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को क्षय रोग है तो इसके साथ बैठने, खाने से, इस श्वसन की प्रक्रिया में क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो एक व्यक्ति से कहाँ जा सकते हैं? दूसरे व्यक्ति तक। याद रखेंगे, क्षय रोग किसके द्वारा हो सकता है? हवा के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? मैंने क्वेश्चन बता चुके हैं। जैव रिएक्टर अनुकूल परिस्थिति में इनमें से सभी, यानी कौन कौन उत्पाद, जीव तथा माध्यम, सभी का क्या करता है? निर्माण करता है। 78 की तरफ चलते हैं। किसका बीज चोल खाया जाता है? किसका बीज चोल क्या होता है? वो खाया जाता है। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे, इनमें से सभी। सभी का क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। कोई दिक्कत बाबू? 79 का रहा है SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण क्या होता है? जब होता है तो लाइकेन मर जाते हैं। तो लाइकेन का क्या है बाबू? लाइकेन जब पृथ्वी पर मरने लगे, समझ जाना है कि वायुमंडल में SO2 की मात्रा काफी क्या हो चुकी है? अधिक हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है।
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, और डी नंबर दिया है ए एंड बी दोनों। ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। शहद हमेशा कामगार यानी कार्यकर्ता, इन्हीं को लिखा जाता है कामगार मधुमक्खी, यानी कामगार मधुमक्खी किसका निर्माण करती हैं? शहद का निर्माण करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू। मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है? हैजा पाया जाता है, बर्ड फ्लू पाया जाता है, रानीखेत, इनमें से सभी। या डायरेक्ट आपसे रानीखेत पूछ सकता है कि रानीखेत किनकी बीमारी है, तो रानीखेत याद रखना है किसकी है बाबू? मुर्गियों की एक बीमारी है। यानी सभी बीमारियां किन में पाई जाती हैं? मुर्गियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। चलिए 82 कह रहा है कि इडली डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो याद रखेंगे इडली डोसा बनाते समय यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है, और किण्वन की प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? हमेशा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया होने से वहां से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होते हैं? वो आटा स्पंजी हो जाता है। तो ईस्ट का उपयोग किया जाता है इडली डोसा बनाने में। बहुत बढ़िया। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ये तो सब लोग पढ़े होंगे। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास या समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा ओपरेन मॉडल किसने प्रदर्शित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखेंगे बाबू ओपेरोन मॉडल जैकब और मोनार्ड। किसने किया था? जैकब और मोनार्ड ने। वाटसन और क्रिक ने कौन सी बाबू? डीएनए से चलना है। किससे? डीएनए से रिलेटेड है। जैकब और मोनार्ड ने क्या बनाया था? ओपरेन मॉडल प्रदर्शित किया था। बहुत बढ़िया। ऋतुस्राव चक्र किन में पाया जाता है बाबू? तो याद रखेंगे ऋतुस्राव चक्र क्या होता है बाबू? एक साइकिल जो गर्भाशय अंडाशय में चेंजिंग होने का होता है, और याद रखेंगे 28 दिन के बाद ये चलता रहता है। और ऋतुस्राव चक्र खास करके मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इनमें से सभी, इनको छोड़ के जब भी क्वेश्चन आए आप उन्हें मारिएगा कौन चक्र होगा? मध्य चक्र। जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनमें कौन सा चक्र होगा? मध्य चक्र होगा। जबकि ऋतुस्राव चक्र किन में पाया जाता है? मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। कितने दिन का साइकिल चलता है बाबू? 28 दिन के बाद पुनः यह साइकिल चलता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, दोनों में, इनमें कोई नहीं। द्विखंडन क्या है बाबू? तो एक अलैंगिक जनन की क्या है? प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बाबू? अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन की क्या है? प्रक्रिया है। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? ये अमीबा में, पैरामीशियम, दोनों में। यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी क्या है? सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन कितना परसेंट है? 18%। और एडेनिन कितना है? एडेनिन का परसेंटेज आपको निकालना है। 64% होगा, 36% होगा, 85% होगा, या 32% होगा। चलिए बस सबसे पहले डीएनए में देखिए। डीएनए में क्या होता है बाबू? एडेनिन जुड़ा होता है थायमिन से, और ग्वानिन जुड़ा होता है किससे बाबू? साइटोसिन से। मतलब इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें डबल हाइड्रोजन। समझ में? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है बाबू। अच्छा देखिए कह रहा है कि साइटोसिन कितना परसेंट है? 18। ये 18% होगा। अगर ये बाबू 18% तो पक्का ये भी क्या होगा? 18% होगा। अब बताइए 18% होगा, ये 18%। तो अब देखिए जितना ए होगा उतने टी होगा। क्या हम इसको एक्स मान सकते हैं? इसको भी क्या मान सकते हैं? एक्स, क्योंकि दोनों क्या होगा? बराबर। तो एक्स प्लस एक्स यानी एक्स प्लस एक्स मिलके, या सीधी बात कहें बाबू एक्स प्लस एक्स यानी एडेनिन प्लस थायमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन, टोटल मिला के कौन परसेंट, कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। देखिए बाबू ये हो जाएगा 2x प्लस इन दोनों का 18 कितना परसेंट? 36% बराबर कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। यहाँ से 2x निकालिएगा
तो 100 में से 36 घटे कितना हो जाएगा 64%। तो x का मान पूछेगा 64 बट्टा कितना बाबू 2 यानी कितना परसेंट हो जाएगा 32%। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी ये भी कितना परसेंट 32, ये भी 32, टोटल कितना परसेंट? ये दोनों 32% और ये दोनों 18% होंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। मैंने क्या किया है, एडेनिन और थायमिन जो आता है एक साथ, ग्वानिन साइटोसिन, ये 18 है तो ये भी कितना होगा 18। अरे जब जी जुड़ा सी से बाबू, जितना जी होगा उतना ही क्या होगा सी होगा। ये तो कॉमन सेंस लगाना है। और इनमें दोनों बराबर होंगे तो इनको x मान लिया, x प्लस एक्स, G प्लस सी बराबर 100, x प्लस एक्स, और यहाँ देख लीजिए इसको क्या मान लिया एडेनिन और इसको क्या मान लिया थायमिन। दोनों क्या है x मिलकर 2x, और ये 18 36 हो जाएंगे बराबर 100। तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 32%। समझ में आ गया होगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 88, विडाल टेस्ट बहुत फेमस है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है बाबू? तो याद रखेंगे विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। अगर एलिसा पूछता, एलिसा, तो किसके लिए बाबू होता? एड्स के लिए। किसके लिए बाबू? एड्स। और विडाल पूछेगा किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। चलिए 89 नंबर क्या कर, HIV निम्नलिखित में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV खास करके बाबू टी हेल्पर कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। टी हेल्पर कोशिका को कौन नष्ट कर देता है बाबू? HIV क्या करता है? नष्ट कर देता है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे पहुंच गया हम लोग। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। मतलब क्या है बाबू कि एक ऐसी प्रक्रिया बताना है, प्रक्रिया नहीं पदार्थ बताना है जिसके प्रति हम लोग के शरीर में प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण। और आपको मालूम है एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनता है? एंटीजन के खिलाफ बनता है। तो एंटीबॉडी बन रहा है हम लोग के शरीर में। जब भी आपके शरीर में कोई क्या बनेगा, क्या पहुंचेगा? एंटीजन, इसके प्रति आपके शरीर में क्या बनेगा? एंटीबॉडी का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी जो आपके शरीर में एंटीजन होगा उसके प्रति एंटीबॉडी का क्या होगा? निर्माण होगा। ये हम लोग के पास क्या बना? प्रतिरक्षा बना। और किसके प्रति बना? तो किसके प्रति बाबू? एंटीजन के प्रति बना। यानी एंटीजन के प्रति ही क्या बनता है? यानी एंटीबॉडी का निर्माण। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या सही है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने समझाया आपको आपके शरीर में क्या बनेगा? प्रतिरक्षा। और किसके प्रति बनना है यही बताना है। प्रतिरक्षा के मतलब क्या बनना? एंटीबॉडी बनना। और किसके प्रति बनना है बाबू? एंटीजन। जब आपके शरीर में कोई भी टीका लगाया जाता है तो आपके शरीर में उस टीका यानी एंटीजन के प्रति क्या बन जाता है? एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कौन सा सही ऑप्शन बाबू? डी नंबर सही है। कुछ लोग मार देंगे एंटीबॉडी, नहीं, एंटीबॉडी के खिलाफ क्या बन रहा है? एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन के खिलाफ क्या बन रहा है? एंटीबॉडी बन रहा है। यानी किसके? यानी प्रतिजन। समझ में आया कि नहीं बाबू? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है एलर्जी के कारण निम्नलिखित निकलने वाले रसायन है। तो एलर्जी किसके कारण उत्पन्न होता है बाबू? हिस्टामिन। किसके कारण? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के कारण क्या होते हैं? एलर्जी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि जिसमें से निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष यानी PEN शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा। पहले तो यहां दिया भ्रूण पोष बनाता है, ये आपको क्या करना है बताना। देखिए बाबू, एक होता है नर युग्मक। ठीक है बाबू, नर युग्मक किसके साथ क्रिया करता है? तो याद रखेंगे द्वितीय केंद्रक। किसके साथ बाबू? द्वितीय केंद्रक के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। समझ में आया? अच्छा, इनसे बनता क्या है बाबू? प्राथमिक भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को
PEN से, किससे? PEN से लिखा जाता है, ठीक है, PEN, ठीक है बाबू। अब देखिए ये N होता है, ये 2N होता है, तो ये क गुणित हो जाएगा, 3 गुणित हो जाएगा। अब यही आपसे पूछ रहा है कि भ्रूणपोष बन रहा है, इनमें नर युग्मक किसके साथ क्रिया कर रहा है? तो किसके साथ बाबू? द्वितीय केंद्रक के साथ क्रिया कर रहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूणपोष क गुणित होता है, त्रिगुणित होता है, नर युग्मक अगुणित, द्वितीय केंद्रक द्विगुणित। समझ में आया कि नहीं? और यह दोहरी निषेचन की प्रक्रिया में होती है, याद आ रहा है, आवृतबीजी पौधों में। तो देख लीजिए बाबू, कौन नर युग्मक के साथ संयोजन करता है? द्वितीय केंद्रक, और क्या बनाता है बाबू? भ्रूणपोष, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और क गुणित, 3 गुणित होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को दबा रहा है। देखिए बाबू, अगर किसी लक्षण में एक जीन उसी लक्षण के दूसरे जीन को अगर प्रभावित कर रहा है तो उसको बोलते थे सह प्रभाविता। याद आ रहा है बाबू? जैसे हम लोग पढ़े होंगे ऐसे, कैपिटल T, एक मिनट बाबू, जैसे हम लोग पढ़े थे कैपिटल T स्मॉल t, पढ़े हैं बाबू? ये बड़ा पौधा है कि नहीं बाबू? बड़ा पौधा, मेंडल का नियम नहीं पढ़े हैं आप लोग? तो ये क्या है? कैपिटल T कैसा है? प्रभावी है, यानी प्रभावी, जबकि यहाँ पे स्मॉल t क्या है? अप्रभावी। कहेगा सर कैसे मान ले अप्रभावी है? देखिए बाबू, ये बड़ा है और इसका प्रभाव भी ये बड़ा वाला है, ये कैसा वाला है? छोटा वाला। छोटा पौधा के लिए जीन क्या है? स्मॉल t, बड़ा पौधा के लिए जीन क्या है? कैपिटल T, जबकि रिजल्टेंट मिल रहा है बड़ा वाला, मतलब ये प्रभावी है, ये क्या है? अप्रभावी है। तो ये कहेंगे सप्रभाविता। लेकिन एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा को अगर प्रभावित करता है तो इसको बोलते हैं बाबू एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस। अपने ही जोड़े को, यानी एक ही जीन का जोड़ा है उसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को दबा रहा है तो उसको बोलेंगे मतलब उसको प्रभाविता बोलेंगे। और जब दूसरे को क्या कर दे, यानी दबा दे, तो उसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। और दोनों साथ अपना प्रभाव दिखाए उसको बोलते हैं सप्रभाविता। इनमें से कौन सही है बाबू? एपिस्टेसिस क्या है? सही है। चलिए देखिए बाबू क्या कह रहा है? ट्रांसफर आरएनए में पाया जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो बाबू जो याद रखेंगे, पहला तो ये जो 3 नाइट्रोजन क्षार का क्रम है ये पाया जाता है किसमें बाबू? tRNA में। और जुड़ता किससे है? किसमें पाया जाएगा? tRNA में। और जुड़ता किसमें है बाबू? यानी mRNA में। किसमें जुड़ेगा? mRNA से क्या होता है? जुड़ता है। और ये 3 क्षारकों का जो क्रम है उस क्रम को बोलते हैं बाबू एंटीकोडोन। क्या बोलता है? एंटीकोडोन बोलते हैं। एंटीकोडोन या इसी को बोलेंगे प्रतिकोडोन। क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिकोडोन के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। तो 3 क्षारकों का क्रम जो tRNA में पाया जाता है और संदेशवाहक RNA से जुड़ता है उसे कहा जाता है प्रतिकोडोन, या क्या कहा जाता है? वो एंटीकोडोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। समझ में आया कि नहीं? ये भी पूछा जा सकता है कि किससे जुड़ता है, तो लिख दिए हैं किससे बाबू? mRNA। किसमें पाया जाता है? tRNA। ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है? एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? tRNA में। किसके साथ जुड़ता है? mRNA के साथ जुड़ता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 95 के पास चलते हैं। 95 का रहा वुचेरिया वेक्रोफ्टी जो आदमी के फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किसका समूह है? तो याद रखेंगे हेमिंथ। किसका समूह है बाबू? हेमिंथ का क्या है? समूह है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नंबर 96 कह रहा अधिक अल्कोहल लेने से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? अधिक अल्कोहल लेने से बाबू कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी लीवर,
यानी यकृत आपका क्या हो जाएगा, अधिक क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में क्या पीने से, शराब पीने से, अल्कोहल पीने से कौन सा अंग प्रभावित होगा, याद रखेंगे लीवर यानी यकृत। चलिए 97 के पास पहुंच रहे हैं। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, यानी मेंडल के नियम का क्या है बाबू, अपवाद है बाबू, युग्मक की शुद्धता। कौन सा सही है बाबू, युग्मक की शुद्धता है। अब दूसरा क्वेश्चन, यानी देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रभाविता है, युग्मक की शुद्धता है, सहलगनता है, स्वतंत्र अव्यूहन है, तो याद रखेंगे सहलगनता। सहलगनता यानी एक जीन अलग ना होकर एक पीढ़ी से कहां चल जाए, दूसरी पीढ़ी में चला जाए, तो उसी को बोलते हैं सहलगनता। और सहलगनता मेंडल के नियम का क्या है बाबू, अपवाद है। ठीक है बाबू, याद रखेंगे मेंडल के नियम का कौन अपवाद है, सहलगनता क्या है, अपवाद है। चलिए 98 पे पहुंचते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन संचारित रोग है। संचारित रोग यानी इसमें आपको याद रखना है, इसमें दिया होगा बाबू लैंगिक जनन संचारित रोग। कैसा रोग होना चाहिए, लैंगिक जनन संचारित रोग क्वेश्चन में होगा, तो याद रखेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन संचारित रोग, लैंगिक जनन संचारित रोग होना चाहिए। लैंगिक जनन यानी कौन, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, संचारित होते हैं, तो याद रखेंगे बहुत सिफिलिस। सिफिलिस के अलावा और क्या याद रखना है, गोनोरिया, गोनोरिया याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है वो हर्पिस, या इसके अलावा और क्या आपको याद रखना है, एड्स। ये सभी के सभी लैंगिक जनन में क्या होते हैं, संचारित होते हैं। तो कौन सा सही है बाबू, डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, जो लैंगिक जनन में क्या होते हैं, संचारित होते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग पहुंच गए। कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो याद रखेंगे मम्प्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है। कौन सा वायरस के कारण बीमारी नहीं होता है बाबू, तो याद रखेंगे डिप्थेरिया। कौन सा होता है बाबू, डिप्थेरिया किसके द्वारा नहीं होता है, वायरस के कारण नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच गए। देखते रहिए क्वेश्चन बाबू, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है बाबू, इसी में से सभी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से किसको पशुपालन के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, मत्स्यिकी होता है। किसको सम्मिलित नहीं किया गया है बाबू, कार्बनिक खेती, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी पशुपालन में नहीं सम्मिलित किया गया है, तो याद रखेंगे कौन खेती, कार्बनिक खेती। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो याद रखेंगे इनमें से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है बाबू, तो याद रखेंगे स्टीफन हेल्स का। किनका, और इन्होंने ही बाबू याद रखिएगा आप लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का माप किया था, स्टीफन हेल्स, और इनका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो किनका माइक्रोबायोलॉजी संबंध नहीं है बाबू, स्टीफन हेल्स का। बहुत बढ़िया। चलिए एंटीकोडोन किसमें पाया था, अभी क्वेश्चन हम बताए थे एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, याद कर लीजिए एंटीकोडोन किसमें पाया जाता था, टीआरएनए में पाया था। किसमें पाया था बाबू, टीआरएनए में क्या होता पाया था, ट्रांसफर आरएनए में क्या पाया जाता है, एंटीकोडोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। कह रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया था सहलगनता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद कीजिए मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इसलिए क्यों कहा जाता है बाबू, यानी क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था और आनुवंशिकता का नियम दिया था। यानी कौन नियम सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, आनुवंशिकता का नियम, इसलिए उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए बताइए बाबू, कह रहा पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, बताइए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। क्वेश्चन नंबर 104,
कह रहा है बाबू कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पृथक्करण के सिद्धांत को कहा जाता है बाबू युग्मकों की शुद्धता का नियम। किसको कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी पृथक्करण के सिद्धांत को और किसके नाम से? युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है। चलिए, कह रहा है कि नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, यानी नई प्रजातियां जो निर्माण हो रही है इसका कौन कारक है? तो याद रखेगा उत्परिवर्तन। कौन है बाबू? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण ही नए प्रजातियों का निर्माण होता है। और उत्परिवर्तन के बारे में कौन बताया था बाबू? ह्यूगो डिब्रेज। किसने बताया था? ह्यूगो डिब्रेज ने बताया था। 106 देखिए बाबू, एकिडना क्या है? तो एकिडना क्या होता है बाबू? तो एक योजक कड़ी या संयोजक कड़ी होती है। क्या होती है बाबू? एक योजक या संयोजक कड़ी होती है एकिडना। ठीक है बाबू। चलिए, डोडो क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन। डोडो क्या है बाबू? तो डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। कैसी प्रजाति है बाबू? विलुप्त प्रजाति। कौन है बाबू? डोडो। तो याद रखेंगे, डोडो क्या है? एक विलुप्त प्रजाति है। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, यानी कौन 2n है? ये आपको क्या करना है? बताना है। बताइए बाबू, अंडाणु क्या होता है? n होता है। भ्रूणपोष अभी मैंने बताया 3n होता है। युग्मनज क्या होता है? 2n होता है। तो ये हो गया बाबू अगुणित। क्या हो गया बाबू? अगुणित हो गया। ये आपके पास क्या हो गया बाबू? त्रिगुणित हो गया। त्रिगुणित हो गया। और ये आपके पास क्या हो गया बाबू? द्विगुणित हो गया। क्या हो गया बाबू? द्विगुणित। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 109 निम्न में कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद मतलब जलीय वातावरण में क्या होता है? पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो कौन पौधा जलोद्भिद है बाबू? सिंघाड़ा। नागफनी कैसा है? मरुद्भिद है। कैसा है बाबू? मरुद्भिद है नागफनी। तो इसलिए आपको क्या रखना है? याद रखना है, नागफनी मरुद्भिद और सिंघाड़ा कौन भीद? जलोद्भिद है। कौन बाबू? सिंघाड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए नंबर क्या है? सही है। और नागफनी कैसा है? नागफनी बाबू मरुद्भिद है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? याद कीजिए बाबू, यानी नर जनन अंग में। और नर जनन अंग कौन होता है? वह वृषण। तो वृषण में क्या पाई जाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो पहले तो आपको याद रखना है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। याद आ रहा है बाबू? 46 में क्या होते हैं? 44 समान होते हैं प्लस कौन वाई होता है? एक्स वाई। ये किन की बात हो रही है बाबू? तो ये बात हो रही है पुरुष की। अगर महिला की बात किया जाए तो 44 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स एक्स। ये किन के लिए होती हैं? तो याद रखेंगे, महिला के लिए होती है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? पुरुष के लिए पूछ रहा है। 44 प्लस एक्स वाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई किन में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं पुरुष में। और ये किन में पाए जाएंगे बाबू? महिला में। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि अगर महिला में पूछता तब कितना लिखते? 44 प्लस एक्स एक्स। और पुरुष में 44 प्लस कितना बाबू? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर कौन सही? डी नंबर क्या है? सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर गेंडा अभयारण्य। गेंडा अभयारण्य कहाँ है बाबू? किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखेंगे, गेंडा अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर बाबू 12 कहाँ है बाबू? गेंडा अभयारण्य असम में। कहाँ है बाबू? असम में पाया जाता है गेंडा अभयारण्य। यानी याद रखेंगे कहाँ है बाबू? असम में। कहाँ है? असम में है गेंडा अभयारण्य। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर कितना बाबू ए क्या है सही है, असम में पाया जाता है गेंडा अभयारण्य। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाबू कि बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में कौन कौन पाया जाता है बाबू, CO2 पाया जाता है, H2S पाया जाता है और मेथेन भी पाया जाता है। सब के सब किन में पाए जाते हैं, बायोगैस में, इनमें से सभी। और ये भी याद रखिएगा बायोगैस के लिए कौन से जीवाणु का यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे मेथेनोजन। किसका बाबू, मेथेनोजन जीवाणु का उपयोग किया जाता है किसके अंदर बाबू, बायोगैस के उत्पादन में। किसका उपयोग किया जाता है, मेथेनोजन का। और बायोगैस में कौन कौन आएगा, CO2, H2S और कौन बाबू, CH4, तीनों पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो याद रखेंगे क्रॉसिंग ओवर कहाँ बाबू, पैकेटीन अवस्था में होता है। किस अवस्था में बाबू, पैकेटीन अवस्था में होता है क्रॉसिंग ओवर। 115 कह रहा है PCR से किसकी जांच होती है, तो याद रखेंगे बाबू PCR से किसकी जांच की जाती है, HIV की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है बाबू, HIV की जांच की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। PCR से HIV की जांच होती है। अगर X पूछेगा एलिसा टेस्ट, और विडाल से किसकी बाबू, टाइफाइड टेस्ट किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए PCR से किसका, HIV का टेस्ट किया जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, यह गुण कहलाता है। तो यह गुण बाबू टोटीपोटेंसी, क्या कहलाती है, टोटीपोटेंसी, यानी एक पादप की कोशिका या उत्तक से एक पूर्ण पादप प्राप्त किया जाता है, तो यह गुण कहलाता है टोटीपोटेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता होती है, यानी कह रहा है कि एक आवृत बीजी पौधा के गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये जल्दी बताइए। ऑप्शन क्या है, N है, इसमें बी ऑप्शन आपके पास छूट गया है। चलिए क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसलिए ये हाँ आ गया, यानी एक आवृत बीजी पौधा के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, भ्रूणपोष रहेगा, क्या रहेगा, भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष मैंने अभी बताया बाबू, भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित, यानी 3n होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3n होती है, क्योंकि नर युग्मक का n होता है, द्वितीय के अंदर 2n होता है, दोनों को मिलने से भ्रूणपोष बनता है, यानी 3n। ऑप्शन नंबर कौन सही बाबू, सी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब किसी संतति यानी नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होती है, इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। क्या कहा था बाबू, अलैंगिक जनन। जब दो जनकों के द्वारा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। यानी इसमें सिर्फ कितने जनक भाग लेंगे बाबू, एक जनक भाग लेंगे। इसमें कितने जनक भाग लेंगे, दो जनक क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो एक जनक से कह रहा है, यानी कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा बाबू, जब आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया है, अगर युग्मक पूछे, अगर आपसे अंडाणु पूछे, या अगर आपसे क्या पूछे बाबू, शुक्राणु पूछे, तो इनमें याद रखिएगा गुणसूत्र की संख्या कितना याद रखना है, 23। अगर आपसे युग्मनज पूछे, युग्मनज, तो इसमें याद रखना है कितना होता है बाबू, 46।
तो कह रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। याद रहेगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पूछा गया कि मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है? 23 पाई जाती है। युग्मनज, युग्मनज किससे बनता है? नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। युग्मनज में कितना हो जाएगा बाबू? 46। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है बाबू। क्वेश्चन नंबर 120 का रहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यानी इनमें से कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही बाबू हम लोग बोलते हैं आणविक कैंची, यानी प्रतिबंधन एंजाइम। वो क्या होता है? एंडोन्यूक्लिएज। क्या होता है बाबू? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इसी को कहा जाता है आणविक कैंची। ठीक है बाबू, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 121 का आ रहा है बाबू कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब नेशनल पार्क में किनको संरक्षित किया जाता है? नेशनल पार्क क्या है बाबू? एक यानी बास्थानीय स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है, मतलब जीवों को उसके वास स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल पार्क में फ्लोरा को भी और साथ साथ फाउना को भी, यानी दोनों को संरक्षित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, यानी फ्लोरा और साथ साथ फाउना। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीयक उत्पादक किससे संबंधित है? याद कीजिए बाबू, जो प्राथमिक उत्पादक जो होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, पहले मैं एक डायग्राम के साथ समझाता हूं बाबू। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए जैसे क्या है? घास, और घास को कौन खाता है बाबू? टिड्डा। याद आ रहा है आप लोगों को? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो याद कर लीजिएगा, घास को कौन खाए? टिड्डा। और टिड्डा को कौन खाता है बाबू? मेढक। और मेढक को कौन खाता है बाबू? सांप। क्या खाता है? सांप। अब देखते चलिए, ये हम लोग के पास घास क्या है? उत्पादक। क्या है बाबू? उत्पादक। और टिड्डा क्या है? टिड्डा है बाबू हम लोग के पास प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। और साथ साथ यहाँ पे कौन होगा बाबू? द्वितीयक उपभोक्ता। कैसा होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी जो भोजन को के लिए क्या होगा? वह किसी दूसरे जीव को ग्रहण करे या दूसरे जीव पर निर्भर करे। और ये आपके पास होता है तृतीयक। क्या होता है बाबू? तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है बाबू, चलिए बताइए, सबसे पहला जो घास है क्या है बाबू? घास। घास क्या है बाबू? तो ये तो उत्पादक है। ये आपके पास क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? शाकाहारी। जबकि द्वितीयक जो होता है कैसा होता है? मांसाहारी। कैसा होता है बाबू? मांसाहारी। अब देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ गलत छप गया है। द्वितीयक उत्पादक नहीं, द्वितीयक क्या होना चाहिए? उपभोक्ता। अब देखिए आप लोग ध्यान से, द्वितीयक उपभोक्ता इसमें क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता बाबू इसमें है मांसाहारी। क्या है बाबू? मांसाहारी। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगर पूछता प्राथमिक उपभोक्ता तो हम क्या मानते? शाकाहारी। उत्पादक जब भी पूछेगा पेड़ पौधे या क्या होंगे? घास होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि पास्चुराइजेशन में गर्म किया जाता है। बाबू पास्चुराइजेशन में किसको गर्म किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है बाबू? दूध को गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि पराग भित्ति होती हैं। तो याद रखिएगा, वो पराग भित्ति जो होती है द्विस्तरीय होती है। कैसे होते हैं बाबू? द्विस्तरीय होती हैं, यानी दो परतें पाई जाती हैं। किनके अंदर बाबू? यानी पराग भित्ति के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कह रहा टी लिम्फोसाइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है बाबू? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। कहाँ होता है बाबू? बोन मैरो में। किनका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे बोन मैरो में किनका? यानी टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। चलिए कह रहा है कि ई को आर आई
ई को आर आई एंजाइम का सोर्स क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। ई को आर आई एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे ई कोलाई से। किससे प्राप्त किया जाता है बाबू? ई कोलाई से क्या प्राप्त किया जाता है? ई को आर आई प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कीट भक्षी है? तो कीट भक्षी इनमें से कौन है जो कीट को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ये पौधा तो याद रखेंगे ड्रासेरा भी होता है और साथ साथ नेपेंथिन्स भी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। हाइड्रिला नहीं होता है। हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है बाबू? जल में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सी सही है, यानी ड्रासेरा और नेपेंथिन्स। समझ में आया कि नहीं बाबू? ये दोनों के दोनों कैसे पौधे हैं? तो दोनों के दोनों कैसे बाबू? कीट भक्षी पौधे। कैसे पौधे बाबू? कीट भक्षी क्या है? पौधे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? आप इसे याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी के मतलब बाबू जिसमें नर और मादा भाग दोनों पाया जाए। उभयलिंगी के मतलब बाबू इसके अंदर कौन भाग होना चाहिए? नर प्लस कौन भाग? मादा भाग दोनों एक ही जीव में पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी। इनमें से कौन होता है बाबू? केचुआ। केचुआ में क्या होता है? नर और मादा भाग एक ही जीव में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है बाबू क्लोरेला क्या है इनमें से? यानी इनमें से क्लोरेला क्या है बाबू? शैवाल है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन। तो कौन ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। क्लोरेला क्या होता है? एकल कोशिका प्रोटीन होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? क्राइजीन बाल कृमि में किस फसल को बचाता है? याद रखेंगे वो क्राइजीन बाल कृमि से कपास फसल का। किसका बाबू? कपास फसल को किससे बचाया जाता है? यानी कीट प्रतिरोधी क्षमता। इनके अंदर कौन क्षमता आ जाती है? कीट प्रतिरोधी क्षमता। और इसके लिए आप याद कीजिएगा बीटी फसल। कौन फसल बाबू? बीटी फसल होते हैं। तो याद रखेंगे बाबू क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है? कपास। इसमें कौन क्षमता आ जाती है? कीट प्रतिरोधी क्षमता। और ये फसल क्या कहलाते हैं? बीटी फसल कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी पूछ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि निम्न में डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस होते हैं? डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस पाए जाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले डीएनए में कौन कौन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। ये दोनों क्या होते हैं बाबू? पायरिमिडीन होते हैं। पायरिमिडीन। और जबकि ये क्या होते हैं बाबू? ये होते हैं प्यूरिन। क्या होते हैं? प्यूरिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? यानी कौन प्यूरिन में पाया गए? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन साइटोसिन नहीं होगा, साइटोसिन थायमिन नहीं होगा, यानी एडेनिन और ग्वानिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। किसमें पाए जाते? डीएनए के प्यूरिन में पाए जाते। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा कैंसर किस कारण से होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई जगह पर इसका आंसर गलत दिया जाता है। आप याद रखिए कैंसर किसके कारण होता है? ओंकोजीन्स में उत्परिवर्तन के कारण, या ओंकोजीन्स कोशिका में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है? कैंसर। कैंसर में क्या होता है बाबू? यानी अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। किसके कारण होगा बाबू? ओंकोजीन्स के कारण। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है बाबू? पादप की कोशिकाओं का उपयोग करके बड़े पैमाने पर उनसे नए पौधों का निर्माण किया जाता है, यानी कौन से बाबू? अलैंगिक जनन का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में किसका उपयोग किया जाता है? अलैंगिक जनन का उपयोग किया जाता है। अलैंगिक जनन मात्र कितने? एक जनक क्या लेंगे? भाग लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया
आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो आरएनए में कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? फिर से लिखते हैं बाबू, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल। ये पाया जाता है किसमें बाबू? पायरिमिडीन में। किसे पाया जाता है? पायरिमिडीन। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्वानिन, ग्वानिन कर रहे हैं, प्यूरिन। कहाँ पाए जाते हैं बाबू? प्यूरिन। तो याद रखिएगा। और कौन इसमें नहीं पाया जाता है? थायमिन नहीं पाते। भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद कीजिए आरएनए में कौन कौन पाया जाएगा, यानी कौन बाबू? साइटोसिन और यूरेसिल। कहाँ है साइटोसिन यूरेसिल? जो आरएनए में पाया जाता है, साइटोसिन यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। जो किस में पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? अगर प्यूरिन में पूछता है एडेनिन, ग्वानिन, कौन इसमें नहीं पाया जाता बाबू? तो थायमिन नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो पहले मैं आपको बता दूं ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए होता है। कौन बाबू? ट्रिपल कॉन्जेन एंटीजन। सब आपको याद रखना है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन टीका, ये जो होता है 3 रोग के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन 3 रोग बाबू? तो एक याद रखना है, सबसे पहला आपको टेटनस। क्या याद रखना है? टेटनस। टेटनस के अलावा यूज किया था किसमें बाबू? काली खांसी। किसमें? काली खांसी। और तीसरा यूज किया था डिफ्थेरिया। किसमें यूज किया जाता है? डिफ्थेरिया में यूज किया जाता है। अब बताइए तीनों के लिए कौन टीका लगता है बाबू? तीनों के लगता है ट्रिपल एंटीजन टीका। इसमें कौन नहीं होगा? टाइफाइड। टाइफाइड के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किसके लिए? टेटनस, काली खांसी और डिफ्थेरिया के लिए किया जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस की कोई भूमिका नहीं होती है? मीथेन का होता है, सीएफसी का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका नहीं होता है बाबू? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस में कोई इफेक्ट नहीं है। तो यह नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस के कारण बाबू पृथ्वी का तापमान लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और साथ साथ पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करने का क्या करता है? कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ग्रीन हाउस कभी फायदा है तो कभी नुकसान भी है। अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो आज पृथ्वी के टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो इसलिए किसका होना जरूरी है? ग्रीन हाउस गैस का जरूरी है होना। और इनमें कौन नहीं है बाबू? तो नाइट्रोजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा हो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 बाबू तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए वो कह रहा है चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गेंडा के लिए और घड़ियाल के लिए। किसके लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाबू? तो याद रखेंगे बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला में क्या होगा बाबू? सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या होगा? उत्पादक। और उत्पादक के बाद कौन होगा बाबू? उपभोक्ता होगा। कौन होगा? उपभोक्ता। ये आपको याद रखना है। ठीक है बाबू। घास, घास को क्या गेहूं खा सकता है? नहीं, तो ये गलत है। बकरी, बकरी को गाय खा सकती है? नहीं, तो ये क्या है? गलत है। घास को बकरी खा सकती है? हाँ। और बकरी कौन खा सकता है? शेर। तो कौन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बाबू घास को गेहूं नहीं खा सकता है। ये क्या है? भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। तो बकरी को गाय भी नहीं खा सकती है, क्योंकि गाय कैसी है? शाकाहारी है। और गाय को भी तो घास खा नहीं सकती थी, ये होगा नहीं। घास को कौन खाएगी? बकरी। और बकरी कौन खाएगा? शेर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए 139 न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या पाए जाते हैं? तो ये आपको याद रखना है बाबू। इनमें से कौन सही होगा बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए नाइट्रोजनी बेस, समझ सकते हैं ना? नाइट्रोजनी क्षार प्लस शुगर यानी शर्करा प्लस
फास्फेट समूह, इन तीनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियो, क्या बोलेंगे बाबू, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। किनको मिला के, नाइट्रोजनी बेस शर्करा प्लस फास्फेट समूह। और अगर नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा हो, इसको क्या बोलेंगे बाबू, न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो, क्या बोलेंगे बाबू, साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइड। तो याद कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगर नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा, कहिएगा न्यूक्लियोसाइड। समझ में आया। तो कौन सही है, शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड पूछता तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी बेस प्लस शर्करा प्लस फास्फेट समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 कह रहा है गैमेट निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट यानी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू, गैमेटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। चलिए 141 पढ़ते रहिए जब तक हम आज पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। प्रकाश 141 कह रहा है बाबू, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है। बताइए वो, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है। पैन, क्या पाओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताइए इनमें से कौन क्या है, सही है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता है, किन के अंदर बाबू, प्रकाश रासायनिक धुंध में नहीं पाया जाता है। पैन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कौन बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बाबू इनमें कौन नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे इनमें पैन नहीं पाया जाता। कौन नहीं पाया जाएगा बाबू, पैन किसके अंदर नहीं पाया जाता है, प्रकाश रासायनिक धुंध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया बाबू। पैन यानी क्या है, द्वितीयक जो क्या है, प्रदूषक है। लेकिन में कौन प्रारंभ कूट है, प्रारंभ कूट आपको याद होगा बाबू, AUG, याद आ रहा है। प्रारंभ कूट यानी जब प्रारंभ कूट आएंगे तो क्या होगा, यानी जो भी RNA से DNA प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा, यानी प्रोटीन बनने संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इनमें कौन प्रारंभिक कूट होता है, AUG, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी इनमें से कौन कूट है, प्रारंभ कूट है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसका सूचक है। जब जल में ई कोलाई ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसका मतलब समझना जल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई है। और कार्बनिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा वाहित मल जल, किसमें, वाहित मल जल प्रदूषण की पहचान है कि जल में ई कोलाई की मात्रा बहुत क्या है, ज्यादा है। समझ में आया कि यहीं से टर्म आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है बाबू। तो वाहित मल जल में ई कोलाई की मात्रा बहुत क्या होती है, अधिक होती है। चलिए 144 से पहुंचे। नील हरित शैवाल किस खेत में पाया जाता है। याद कीजिए बाबू, नील हरित शैवाल किस खेत में पाया जाता है, तो नील हरित शैवाल हमेशा याद रखना है चावल यानी धान के खेत में पाया जाता है। किसके खेत में पाया जाता है, चावल यानी धान के खेत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस रोग का जनक है। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस रोग का जनक है, बताइए। 145 क्वेश्चन। रिट्रो किसके लिए जनक है बाबू, तो याद रखेंगे रिट्रो किसके का होता है, रिट्रो के चलते कौन सी बीमारी होती है बाबू, एड्स। क्या होती है, एड्स। तो एड्स यानी क्या है बाबू, ये रिट्रो विषाणु के कारण होने वाला क्या है, रोग है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। रिट्रो विषाणु किसके द्वारा होता है, रिट्रो विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, याद रखेंगे एड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
196 में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर कोशिका बाबू याद रखना है हैला। कौन कोशिका होती हैं? हैला कोशिका में कैंसर के कारण उत्पन्न होते हैं हैला कोशिका। आपको क्या रखना है? याद रखना। प्लाज्मा कोशिका में नहीं होता है, मेमोरी कोशिका में नहीं होता है, टी कोशिका में नहीं होता है। किस में होता है बाबू? हैला कोशिका कैंसर कोशिकाएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर और किस कुल का सदस्य है? मनुष्य क्या होता है? प्राइमेट। पहली बात आपको याद रखना है, मनुष्य कैसा होता है? प्राइमेट होता है। प्राइमेट के मतलब जो वस्तुओं को पकड़ता है उनको क्या बोलते हैं? प्राइमेट। क्या बोलते हैं? प्राइमेट। तो प्राइमेट किसका बाबू? याद रखने के मनुष्य क्या है? प्राइमेट ऑर्डर का है। और साथ साथ याद रखना है होमिनिडी कुल का है। यानी कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी प्राइमेट्स और कौन बाबू? होमिनिडी। क्या याद रखना है? प्राइमेट्स और होमिनिडी, यानी मनुष्य इस कुल का क्या है? सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? 148 कह रहा है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो याद रखेंगे वायु परागण किसमें नहीं होता है? याद रखेंगे सेल्विया। किसमें नहीं होता है बाबू? सेल्विया में नहीं होता है। इन तीनों के अंदर कौन परागण होता है? वायु परागण होता है, यानी इनके अंदर वायु परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो वायु परागण किसमें होता है बाबू? किसमें नहीं होता है? तो याद रखेंगे सेल्विया में वायु परागण नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर, पौधों को जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन पौधा है जो जलीय वातावरण यानी जल में नहीं पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो बाबू हाइड्रिला पाया जाता है, ट्रापा पाया जाता है, नीलवी पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता? बबूल। बबूल कैसा है बाबू? मरुद्भिद है, यानी मरुस्थलीय स्थानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है बाबू, तो याद रखेंगे जलीय वातावरण में कौन नहीं पाया जाता है? बबूल। ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ जल की मात्रा बहुत कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। कह रहा है 150 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? आपको बताना है कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि जब भी ऊर्जा जाएगा किससे कहाँ जाएगा? उत्पादक से किसके पास जाएगा? उपभोक्ता के पास। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊर्जा कहाँ से कहाँ चल रहा है, यानी ऊर्जा हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊर्जा जब भी जाएगा किससे? उत्पादक से उपभोक्ता। कभी ऊर्जा उपभोक्ता से उत्पादक के पास नहीं आ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी एस भी सही है। यानी ऊर्जा जो होता है कभी ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। बाकी संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 151, करा निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के मतलब बाबू जिसको संरक्षित करने के लिए किसी बाहरी जगह पर ले जाया जाता है, तो कौन बाबू इसमें है? बीज बैंक। क्या कहे बाबू? बीज बैंक। जो पवित्र उपवन है और राष्ट्रीय उद्यान है स्व स्थानीय होते हैं। क्या होते हैं बाबू? यानी उनके प्राकृतिक वास पर। ये कैसे स्थान है बाबू? कैसे संरक्षण है? स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण यानी उनकी प्राकृतिक वास पर संरक्षित किया जाए, स्वस्थानीय किसी दूसरी जगह पर संरक्षित किया जाए। बाह्य स्थानीय, तो ये बीज बैंक कैसा है? याद रखिएगा बाह्य स्थानीय। कैसा है? बाह्य स्थानीय क्या है? संरक्षण है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो याद कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, बाह्य स्थानीय। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना? याद करते चलिए, सब मैंने पहले बताया इसको। यानी शुक्राणु कैसा होता है बाबू? अगुणित n, अंडाणु अगुणित n, युग्मनज 2n होता है, और भ्रूणपोष कैसा होता है? 3n होता है। आप इसको याद रखते चलिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहा है कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है बाबू? यानी युग्मनज है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, ट्रांसजेनिक सुनारे धान में, वहां बाण लिखा गया है, आप समझिएगा धान। ट्रांसजेनिक सुनारे कौन बाबू? धान में क्या पाया जाता है? धान में
किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की मात्रा। किसकी मात्रा बाबू? विटामिन ए की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए 154 पर पहुंचते हैं। पक्षियों तथा तितलियों का डैना, बताइए पक्षी और तितली का डैना दोनों समान कार्य करते हैं, उड़ते हैं। किसमें मदद करते हैं? वह उड़ने में, यानी इनका कार्य यहाँ पे क्या हो रहा है? समान। कार्य क्या हो रहा है? वह समान। मैंने पहले भी बताया कि जब कार्य समान होगा तो इसका मतलब वे कैसे अंग होंगे? कैसे वह? असमजात। कैसे अंग होंगे? जिनकी उत्पत्ति भले ही अलग हो लेकिन कार्य समान हो तो क्या बोलते हैं? असमजात अंग, यानी असमजात। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। पक्षियों और तितलियों का डरना का कार्य क्या होता है? समान, यानी कैसे अंग है? असमजात अंग है। देखिए बाबू कह रहा है कि आरएनए के आधार अनुक्रम है। आरएनए का आधार अनुक्रम, इसमें ऑप्शन मिलना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूं कैसे याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है बाबू? ए है, फिर यू है, फिर सी है, फिर जी है, फिर क्या है? सी है, फिर सी है, फिर क्या है? यू है, फिर जी है, फिर क्या है? ए है। और याद कीजिए किसकी बात कर रहा है? डीएनए का। यहाँ ऊपर आरएनए के आधार अनुक्रम का सही आधार अनुक्रम डीएनए में होगा। अच्छा, डीएनए में देखिए बाबू, डीएनए में होगा तो याद रखिएगा डीएनए में ए किसके साथ जुड़ेगा? डीएनए में ए जुड़ता है किसके साथ बाबू? टी के साथ। किसके साथ? टी के साथ क्या होता है? जुड़ता है। टी के साथ जुड़ेगा। यू किसके साथ जुड़ेगा? यू किसके साथ जुड़ेगा बाबू? यानी U यहाँ क्या हो जाएगा? U मतलब यहाँ डीएनए का टर्म आ जाएगा। U भी होगा तो U मतलब डीएनए में आ जाएगा। तो इसके जगह पे देखिए, नहीं बाबू, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया है? ए यू सी जी सी सी यू जी ए का सही आधार क्रम किस में होगा? डीएनए में होगा। जहां डीएनए में होगा बाबू तो डीएनए में हम लोग को याद रखना है ए के साथ क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा। और यहाँ अगर यू है यूरेसिल, यूरेसिल की जगह पर थायमिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और सी के साथ क्या जुड़ेगा? जी जुड़ेगा। जी के साथ क्या जुड़ेगा? सी जुड़ेगा। सी के साथ क्या जुड़ेगा? जी जुड़ेगा। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा बाबू? जी जुड़ेगा। यहाँ पर वहाँ थायमिन तो ए जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है? जी। जी के साथ क्या जुड़ेगा? सी जुड़ेगा। और इसके साथ टी जुड़ेगा। तो यानी देख लीजिए बाबू, टैग कहीं दिख रहा है? टैग, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? सही है। ध्यान सुनिएगा, क्या समझना है? कह रहा है कि ये आरएनए का है, आपको किसका बता देना? डीएनए का। आपको एक ही बात याद रखना, अगर डीएनए होगा तो ए के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा? टी जुड़ेगा। और टी जुड़ेगा और साथ साथ अगर जी होगा तो क्या जुड़ेगा? सी जुड़ेगा। और अगर ये याद कर लीजिए कि अगर आरएनए का है तो डीएनए में बात करेंगे तो यू के जगह पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। देखिए बाबू, ए के साथ कौन जुड़ेगा? टी। यू डीएनए में टी हो जाता था, टी के जगह पर ये। जी के साथ सी, सी के साथ जी, सी के साथ जी, और सी के साथ जी, यू के साथ ए, यही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं है? आपको याद रखना है, बस कौन किससे जुड़ेगा वही देख लेना है। निम्नांकित में कौन जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? यानी जो मतलब इनमें क्या है? पदार्थ हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं और एक आहार श्रृंखला में जो जीव होते हैं उनमें एक पोषी स्तर से कहा जाते हैं दूसरे पोषी स्तर के पास। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, पारा और कौन बाबू? डीडीटी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। यानी दोनों पाए जाएंगे, पारा और डीडीटी, यानी ए और बी क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, लेकिन प्लाज्मिड कौन है? इनमें से कौन बाबू प्लाज्मिड है? तो BR322, BR322 यह एक प्रकार का क्या है? प्लाज्मिड है। क्या है बाबू? प्लाज्मिड। याद कर लीजिएगा। जबकि बैम HI, इको RI, हिंड III, ये सब क्या है बाबू? प्रतिबंधन क्या है? एंजाइम है। ये सब क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम, जबकि ये क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 पर चलते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संकरण अवस्था क्या होता है? चलिए सब लोग बताइए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होता है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट,
क्रिप्टोजॉइड इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन क्या है सही है, यानी कौन मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था होता है। देखिए बाबू, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है क्या होती है, वह एस्पोरोजोइट होती है। क्या होती है, एस्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। कोई दिक्कत है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 159 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। बताइए कौन इसमें से मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है। खंडित जीन, ट्रांसपोजेन, जैम्पिंग जीन और BNC, इनमें से कौन क्या है सही है, मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है, आपको बताना है। बताइए बाबू कौन सही है, तो याद रखेंगे ट्रांसपोजोन। कौन बाबू, ट्रांसपोजोन क्या है, एक मोबाइल आनुवांशिक क्या है पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ट्रांसपोजोन। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको ऑप्शन क्या रखना है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि TI प्लाज्मा